जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन के जो नताइज हैं वो आ रहे हैं। आज के नताइज के मुताबिक जो मौलाना फजलुर रहमान की हारी हुई सीट थी वो जीत चुके हुए हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की एंट्री के बाद पाकिस्तान की जो सियासत की ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। और ऐसे लग रहा है कि जो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद थे उनकी कुर्सी भी इस वक्त लरज़ चुकी है। बल्कि मेरे ख्याल से आप ये कह लें कि शेरवानी पहले जिन्होंने बनाई सिलवाई, उन्होंने साइड पे रखी, फिर दूसरे ने वो शेरवानी बनाई सिलवाई और हैंगर पे लटकाई, फिर उसके बाद एक और ने अपनी शेरवानी बनाई और आयरन करके रख ली है। लेकिन ख्याल रहे कि कोई और भी शेरवानी तैयार होकर सामने आ सकती है। अभी हम पाकिस्तान की सियासत के ऊपर आए हुए उस जल्जले की बात करेंगे जो मौलाना फजलुर रहमान के बाद बरपा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक चीज़ कही थी कि जनरल फैज़ के बारे में, मैंने आपको कल ही बताया था कि मुझे लगता है या तो वो गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया है मौलाना साहब की ज़बान से, या फिर वो किसी ऐसे शख्स से जिससे मीटिंग हुई थी उसका नाम नहीं लेना चाहते। आज गजीदा फ़रूकी जो है वो उन्होंने शायद मौलाना फजलुर रहमान से इंटरव्यू किया है और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट की कि मौलाना फजलुर रहमान से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, गलती से उन्होंने जनरल फैज़ का नाम ले लिया था। एक्चुअली में वो जो नए जनरल फैज़ के बाद आने वाले थे उनसे वो मुखातिब थे। और उसके बाद जो है गजीदा फ़रूकी वो ट्वीट डिलीट कर देती है। लेकिन खैर वो तो हम सब पहले से ही कह चुके हुए थे कि लगता है मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो गलती हुई है और उन्होंने इसी बेस पे कहा है, क्योंकि हमारे नॉर्मल इंसान है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मुझे अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं, मैं गलत नाम ले लेती हूँ। लेकिन सही है, राइट टाइम पर आकर उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया कि मैंने भी गलती से जनरल फैज़ कह गया हूँ। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के अंदर जीडीए पीर पगाड़ा साहब ने सिंध के अंदर इतना मैसिव क्राउड इकट्ठा किया है कि मेरे ख्याल से सिंध की धरती भी लरज़ गई है। अब आप लोग टाइमिंग पर ज़रा गौर कीजिएगा। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक जो है एक अहम राज जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि किसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच के बाद राब्ता किया और किस सियासतदान ने ये डिमांड की थी कि ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए, या जो मजहबी पार्टियाँ हैं उनको इस इलेक्शन में कोई भी स्पेस ना दी जाए। इसका मैं खुलासा आपको आज खुलकर बताऊंगी। शायद बहुत सारे पाकिस्तानी कंफ्यूज हैं कि ये हुआ क्या, कि पाकिस्तान के अंदर से मजहबी जमातों का है सफाया हो गया, और ये क्यों कर हुआ, ये कैसे हुआ कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जमातें थीं उसमें से कोई खातर खा जो है वो सीटें नहीं ले जा सकी, और दूसरी तरफ जो MQM है वो 17 सीटें लेने में कामयाब हो गई। ये हुआ कैसे? तो इसके ऊपर मैं डिटेल से आपको एंड में बताऊंगी। आप लोगों ने अगर वो तमाम इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम आ जाते हैं GDA की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान से पहले जमात इस्लामी जो है वो ऑलमोस्ट जो है बाइकॉट के ऊपर और इमरान खान की तहरीक में शामिल होने की जो इशारे दे चुकी हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने तो खैर बाकी सारी चीज़ें जबरदस्त करके रख दी हैं। दूसरी तरफ GDA का आज सिंध के अंदर इतना मैसिव क्राउड आना कि कराची में या सिंध हो वो भी लरस के रह गए हैं कि ये हुआ क्या है, हमारे साथ हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे मैंने इलेक्शन से एक दिन पहले आपको कहा था कि शायद कोई ताकत है जो चाहती है कि पाकिस्तानी अवाम बाहर आए और आकर अपने लिए आवाज़ उठाए। और अब ये जो आज वही PMLN है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो अपने आप को खुद साख्ता डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो CM पंजाब भी हैं और PM भी हैं शहबाज शरीफ साहब। आज उनके जब अपने मरियम औरंगजेब एंड अतौदारट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो मीडिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सरीना होटल में इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें वो मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे कि कैसे उनका मैंडेट चोरी किया गया, उसको फुल ऑन कवरेज मिल रही थी। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होने वाले तमाम एहतजाज की जो कवरेज है वो भी हमारा पाकिस्तान का मेन मीडिया दे रहा था। और ये वो मैं मेन मीडिया की बात कर रही हूँ जो कि सुना जाता है और कहा जाता है कि हमारे शरीफ फैमिली के काफ़ी ज़्यादा गुड बुक में है और उनके यहाँ कंट्रोल्ड मैनेजमेंट बड़ी आसानी से हो जाती है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसके बारे में बड़ा प्राउड भी फील करती हैं कि मैं बड़ा अच्छा मीडिया मैनेज करती हूँ। आज वो मीडिया मैनेज होता हुआ नज़र नहीं आया। ये कुछ इशारे हैं जो आप लोगों के लिए मैं छोड़े जा रही हूँ, क्योंकि अक्लमंदों के लिए इशारे ही काफ़ी होते हैं। अब GDA के जो पीर पकाड़ा साहब हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें की हैं, और ये वो बातें हैं
जो पाकिस्तान के कोई भी सियासतदान, चाहे वो मेरा जैसा एक छोटा सा एक आम नॉर्मल सा जर्नलिस्ट हो, या बहुत से बड़ा बड़ा सियासतदान, या छोटे से छोटा सियासतदान, या कोई भी ब्यूरोक्रेट, वो इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने चंद ऐसी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। उन्होंने कहा कि तोशाखाना से क्या इमरान खान ने पहली दफ़ा कोई गिफ्ट लिया है? क्या हम सियासतदानों ने कभी तोशाखाना से गिफ्ट नहीं लिए? वो उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर जो है जिस तरफ लग रहा है कि पाकिस्तान हो सकता है मार्शल लॉ की तरफ चला जाए, और अगर मार्शल लॉ लगता है तो उसको पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इंडोर्स करेंगी। और उसके बाद जो है वो एक थरथली सी मच गई है पाकिस्तान के सियासतदानों में, स्पेशली नवाज शरीफ फैमिली का मैं कहूँगी और शहबाज शरीफ फैमिली का, क्योंकि इस वक्त वही इक़्तिदार से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाकर बैठे हुए थे। एंड जरदारी साहब जो बिल्कुल साइलेंट है। चंद दिन कबल जो है 2 दिन कबल अगर आप देखें तो जरदारी साहब आ रहे हैं, जरदारी साहब जा रहे हैं, जरदारी साहब छा गए हैं, जरदारी साहब ले गए हैं, जरदारी साहब ने ये कर दिया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के कहकों और स्माइलों वाली वीडियोस एंड पिक्चर रिलीज हो रही थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सब कुछ कर रही थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो दावेदार थी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के हम हुकूमत बना रहे जा रहे हैं, वो स्क्रीन से आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सामने आ जाती हैं जो सही अवामी सपोर्ट भी रखती हैं और उनका ग्राउंड के ऊपर कंट्रोल भी है। वो लोगों को गैदर करना भी जानते हैं और लोगों को एक सेकंड में इकट्ठा करना भी जानते हैं। अब जीडीए के जो हमारे पीर पगाड़ा हैं, उन्होंने इतनी जो बातें करने के बाद एक बहुत ही जो है क्रिस्टल क्लियर मैसेज दे दिया कि ये सब कुछ होने जा रहा है। उसके बाद हमारे वो जो एक हसन अयूब सहाफ़ी हैं, जिनको हम रावी रावी जो हमेशा एक ट्वीट कर देते हैं कि रावी चैन से बांसुरी बजा रहा है, चैन ही चैन लिखा जा रहा है, उसने आज लिखा कि आइंदा जो 7 दिन हैं वो बड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके ऊपर मैंने खैर एक ट्वीट की है। मैंने एक बोर्ड की तस्वीर लगा के उसमें बीच में हसन अयूब को बिठाया हुआ है और मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया है कि जो है वो बांसुरी तो शरारती इंसाफी छीन कर ले गए हैं। और नहीं मैंने ये लिखा कि हाँ सॉरी मैं दोबारा रिपीट करती हूँ बिकॉज मैंने लिखा क्या हाँ कि रावी की बांसुरी तो शरारती इंसाफी छीन कर ले गए हैं और रावी का चैन मौलाना ने तहस नहस कर दिया है और रावी का पानी बदलते हुए मौसम ने खुश्क कर दिया है। तो वो जो चैन ही चैन लिखा करता था उसका भी चैन उड़ चुका हुआ है। तो लिहाजा लग रहा है कि इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हलचल पाकिस्तान की सियासत में मच चुकी हुई है। अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मुझे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप मेरे पिछले व्लॉग्स जाके कंटिन्यूसली सुन लें कि मैं क्या कह रही थी कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट ना बन जाए, प्राइम मिनिस्टर ओथ ना ले ले, तब तक किसी की बात पे भी यकीन मत कीजिएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैंने ट्वीट किया था कि 13 से 15 के दरमियान पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और आज 16 भी है और आपको पता चल चुका हुआ है कि अभी तो फिलहाल शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन जो है वो काफ़ी डामाडोल लग रही है। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किस सियासतदान ने यह ख्वाहिश की थी कि मुझे आइंदा इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर मजहबी जमातें नहीं चाहिए, मुझे छोटी छोटी जमातें नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं और इससे हम मुल्क में अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ नहीं बना पाएंगे, हम जो है वो अपनी मर्ज़ी का बयानिया नहीं ले पाएंगे और हम मुल्क की तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा इन छोटी छोटी मजहबी जमातों को भी आउट कीजिएगा और तहरीक इंसाफ को भी आउट रखिएगा। अब उसका आउटकम क्या हुआ, ये कौन सा सियासतदान आपकी नज़र में होगा जिसने ये सोचा होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के ज़रूरत होंगे उन्होंने ये डिमांड रखी होगी, जिन्होंने कहा होगा कि पाकिस्तान को नवाज दो उन्होंने ही ये डिमांड रखी होगी कि मुझे ये तमाम छोटी छोटी जो जमातें हैं ये नहीं चाहिए। और नवाज शरीफ साहब को पता था कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो मुझे अपनी बेटी को सियासत में लेकर आना है, और मेरे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये शिद्दत से ख्वाहिश थी कि अगर मेरी बेटी ने किसी तरह से भी सूबे का या वफाक के अंदर आना है तो मुझे कोई भी मजहबी जमात अपने इर्द गिर्द भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अपनी बेटी बहुत स्मूथ राइड करती हुई नज़र आनी चाहिए। तो लिहाजा उनकी इस ख्वाहिश को जो है अमली जामा पहनाया गया और पूरे पाकिस्तान से तमाम मजहबी जमातें बमा JUIFA का ख़ात्मा कर दिया गया, जमात इस्लामी का ख़ात्मा कर दिया गया, और जो तो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसका ख़ात्मा कर दिया गया, और उसमें इस्तेकाम पार्टी का ख़ात्मा भी बाय द वे मेंशन था, क्योंकि उनको डर था
कि कहीं अगर इस्तेहकाम पार्टी भी कुछ सीटें ले गई तो हम उसके हाथों ब्लैकमेल होंगे। तो लिहाजा हमारे सोर्सेज के मुताबिक नताइज जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से तो आए, लेकिन उस तरह से मर्ज़ी से नहीं आए गए, क्योंकि जब नताइज में एक तरफ आज़ाद कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैवी तादाद में जीतना शुरू हो गए, तो तब खौफ व हरास फैल गया कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके बावजूद उनको यकीन दिलाया गया कि नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं हुआ, मैनेज कर लेंगे। और रात के फिर पहर आप लोगों ने देखा कि क्या कुछ हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर से, वो बताने की, रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा असल कहानी चेंज कहाँ हुई? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला कब हुआ? नवाज शरीफ साहब ने जब विक्ट्री स्पीच की तब तक उनको यही यकीन था कि वही प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच की, मेरे सोर्सेज कहते हैं कि उनको कहा गया कि आपने विक्ट्री स्पीच इतनी अर्ली क्यों कर दी? उन्होंने कहा क्योंकि हमने हुकूमत बनानी है, हम ही इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो हम ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इतनी सीटें नहीं ले जा सके हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर कबूल हों। तो आप ऐसा करें, जैसे मैंने अपनी पहले भी स्टोरीज में ये बड़ी क्लियरली मेंशन किया था कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वफाक अपने पास रख लें और पंजाब हमें दे दें, तो फिर उस सूरत में यह बैलेंस रहेगी हुकूमत, या पंजाब अपने पास रख लें, वफाक हमें दे दें। तो ये मेरी उस चीज़ को इंडोर्स हुआ है, मैंने इसलिए खुल के कहा क्योंकि पहले भी मेरे पास ये स्टोरी थी और अब मैं इसको दोबारा एलैबोरेट करके बता रही हूँ। तो तब मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, पंजाब पे तो बात हो ही नहीं सकती, पंजाब तो हमारा है, हम पंजाब किसी सूरत भी नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, पंजाब आप अपने पास रख लीजिएगा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप किसी और को बनाना चाहते हैं, मेरे भाई को बना लें, शहबाज शरीफ को। तो पहले शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा रिस्टेन दिखाया कि नहीं नहीं भाई साहब आप तो, लेकिन उसके बाद मेरे सोर्सेज कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं बनना, और मियाँ साहब भी ये समझ गए कि चलें मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो पंजाब संभालेगी, तो हम प्राइम मिनिस्टर का कोई मुश्तरका कैंडिडेट ले आते हैं। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है ऑल ऑफ अ सडन इस चीज़ का इकरार कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार हूँ कैंडिडेट के तौर पर। तो वो ये एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। लेकिन क्योंकि ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये कहना कि नवाज शरीफ साहब ने जानबूझ के प्राइम मिनिस्टर बनने की जो है वो कबूल नहीं किया, ये सरासर गलत है। नवाज शरीफ साहब की काबीना तक डिसाइड हो चुकी हुई थी, उनकी वफाक के अंदर कौन मिनिस्टर होगा कौन नहीं होगा, ये तमाम की तमाम लिस्टें तैयार हो चुकी हुई थी। पंजाब में कौन हुकूमत कौन पार्लियामेंट का हिस्सा होगा, पंजाब सूबाई असेंबली का, वो तक डिसाइड हो चुका हुआ था। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये जो अब तमाम बयानियाँ आ रहा है वो कवर अप स्टोरी है। नवाज शरीफ साहब को ऑल ऑफ अ सडन उठा के साइड पे किया गया है, और अब जो एक तूफान आया है वो इसी का नतीजा है कि जो मैंने पहले दिन आपको खबर की थी कि उनको कहा गया था या पंजाब अपने पास रखें या वफाक हमारे अपने पास रखें, दोनों चीज़ें हम आपको लेने नहीं देंगे। तो बात वहीं पर ही अटकी हुई है कि दोनों चीज़ें तो शरीफ फैमिली के पास नहीं रह सकती हैं। मैं पहले दिन से ये मैंने खबर दी थी और अभी भी मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। एंड जो आने वाले हालात हैं वो यही लग रहे हैं कि या नवाज शरीफ साहब सिर्फ सूबा अपने पास रख पाएंगे या वफाक अपने पास रख पाएंगे। लेकिन अगर वो वफाक छोड़ते हैं तो सूबा भी उनके पास रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर बेकार से कैसे लगेंगे शहबाज शरीफ साहब। तो फिर सूबा जो है अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि इतना ट्रिकी सिचुएशन। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी भी जो मैंने पहले मेंशन कर चुकी हूँ, मैं कोई नई चीज़ जो है गाइस आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, बिकॉज मैं अपनी जो स्टोरीज है वो बदलती नहीं हूँ कि जो क्या हो रहा है हालात में, वही स्टोरी जो मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये मैं पहले आप लोगों को बातें बता चुकी हुई हूँ। और उस सूरत में अगर पाकिस्तान के अंदर सेटअप जो है मैसिवली चेंज होता है, अगर पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट ने आना है तो वफाक में भी हमारा रियासत जो मैंने पहले दिन से कहा था वही प्राइम मिनिस्टर लेके आएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा किस्मत की धनी हुई मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो ही वो वज़ीर आला बन पाएंगी, अदरवाइज़ जो है वो मुझे वज़ीर आला पंजाब अभी बनती हुई बड़ी मुश्किल नज़र आ रही हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत ही करम हो इनके ऊपर और बहुत ही ज़्यादा अगर कौमी मफाद में कुछ खेलना पड़ा तो शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब बन जाए। तो लेकिन फ़िलहाल जो है शहबाज शरीफ साहब भी सांस रोके हुए बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने किया क्या है, मैंने पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले करके ऐलान तो कर दिया है कि ये CM होंगे, अगर मैं अब वज़ीर आज़म ना बना और मेरा बेटा क्या करेगा, मैं क्या करूँगी, मरियम तो टेक ओवर कर चुकी हुई है। तो अब बहुत सारी गड़बड़ जो है वो नून लीग के अंदर से भी क्रिएट हो जाएगी। और जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है वो बहुत ही मज़ेदार सा है, इतना मज़ेदार सा है कि पाकिस्तान के अंदर
मौलाना को तो लाए इसलिए थे कि शायद ये इंसाफियों की ज़मीन गर्म कर देंगे, लेकिन मौलाना को मैंने पहले ही कहा था इग्नोर करना नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने नवाज शरीफ की बेटी को तनहा अपनी पूरी स्ट्रेंथ दी थी, वरना तो नवाज शरीफ साहब आपकी साहबजादी के पीछे आपकी अपनी पार्टी नहीं खड़ी थी, आपके अपने ख़ानदान के लोग नहीं खड़े थे। तो अगर मौलाना ना होते तो शायद आप आज पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद ना होते, लेकिन आपके अंदर बेमरवती का जो अंसर पाया जाता है मियाँ शरीफ फैमिली के अंदर, वो बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। जब वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं तो वो उठा के बाहर फेंकते हैं, कहते हैं इससे अब जान छुड़ाओ, ये हमारे ऊपर अब बर्डन बनेगा। तो ये शरीफ फैमिली का एक क्राइटेरिया है कि वो कुर्बानी लेके उसको साइड पे कर देते हैं, फिर छोटा मोटा उनको आगे पीछे लेके फिरते रहते हैं एहसान दिलाने के लिए। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आपको नवाज शरीफ साहब के सराउंडिंग में नज़र आएंगी जिनकी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली का जो इस वक्त इक़्तिदार का जो सफ़र है वो मुझे काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो मार्शल्लाह की जो कदमों की आहट है वो लोगों को सुनाई दे रही है। मैंने आपको चंद रोज़ कबल भी अपने वीलॉग में कहा था कि इनको सिर्फ 48 से 72 घंटे दिए गए हैं कि आप लोगों ने जो भी करना है वो कर लें, उसके बाद हम अपना सेटअप लेके आएंगे, हमारा अपना होगा, फिर आप लोग बोल नहीं सकेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में ना नवाज़ लीग बोलने के, ना शहबाज लीग बोलने के काबिल है और ना ही जरदारी साहब बोलने के काबिल हैं, क्योंकि उसके बाद जो एक तूफ़ान अवाम का आया है उसको काबू करना ना नवाज़ के बस की बात है ना जरदारी के बस की बात है। अब ये गेम जो है वो इन दोनों से ऊपर उठ कर जो है ऊपर रियासत के पास जा चुकी हुई है। अब रियासत जैसे चाहेगी होगा बिल्कुल वैसे ही। हाँ, कैदी नंबर 804 को मत भूलिएगा, वो कैद में बैठा हुआ नाहिल शख्स कैदी नंबर 804 ऐसा अहल हुआ कि वो नाहिल होते हुए भी जीत गया, और जो बाहर एक अहल शख्स था नवाज शरीफ, वो अहल होते हुए भी हार गया। आज जाने से पहले मैं एक बात बताऊंगी, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पर अलीमा खान ज़मीन पर बैठी हुई अपने कारकुनान के दरमियान नज़र आई और तमाम उनके पार्टी के लोग जो है वो कुर्सियों पर बरजुमान थे। ये वो विजुअल्स थे जो मैं अपने पाकिस्तान के अंदर असल जमहूरियत निज़ाम देखना चाहती हूँ कि ख़ानदानी जो मालिकान बने होते हैं पार्टियों के, वो बादशाहों की तरह अपने अपने कारकुनान के साथ और अपने नुमाइंदों के साथ ट्रीट करते हैं, उनको ज़मीन पर बैठाते हैं और बड़ा प्राइड फील करते हैं कि देखो हमारे कदमों में लोग बैठे हुए। और इमरान खान जिसकी पार्टी के लोग, जो मालिक था अपनी पार्टी का, उसके लोग कुर्सियों पर बैठे हुए, तो उसकी अपनी सगी बहन अलीमा खान और जो उनकी दूसरी बहन है वो अपने वर्करों के साथ फर्श पर बैठी हुई थी। तो ये वो विजुअल थे जो आपने आज तक कभी ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खानदानों के साथ नहीं होते हुए देखे होंगे। सो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान लोग बदल रहे हैं। पाकिस्तानियों, मैंने कहा था कि ये आपका टाइम है, ये पाकिस्तान की आवाम का एरा है। आप लोग एंजॉय करें, आपकी तमाम बातें भी सुनी जाएंगी और मानी भी जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।